बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नज़ीर अकबर अलाहाबादी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम देखते हैं नज़ीर अकबर आबादी जो हैं ये कब कहाँ पैदा हुए। तो इनकी पैदाइश जो है वो 1740 में हुई और इनकी वफ़ात जो है 1830 में हुई। अब हम इनकी इब्तदाई ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं कि सैयद वली मोहम्मद नज़ीर अकबर आबादी आगरे में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद फ़ारूक था। आगरे के एक मकतब में अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की और नज़ीर ने बड़े पुरअशोब ज़माने में होश संभाला, यानी मुग़लिया सल्तनत का वो आखिरी दौर जिसमें तबाही व बर्बादी के दहाने पे मुग़लिया सल्तनत जा पहुंची थी। तो नज़ीर ने उस दौर में जो है वो होश संभाला और आगरा की तबाही व बर्बादी के हालात को अपनी आँखों से देखा। और जब ये मनाज़र जब उन्होंने अपनी आँखों से देखे तो इस बुरे मतलब इन मनाज़िर को देखकर हिजरत, यानी इन हालात ने उन्हें, इन मनाज़िर ने जो दिल्ली के चल रहे थे, उन मनाज़िर ने इनको हिजरत करने पर मजबूर किया और वो अपनी वालिदा और नानी के साथ जो है दिल्ली आ गए। दिल्ली में नज़ीर का लड़कापन और जवानी बड़ी हंसी खुशी और रंग रलियों में गुजरी और उन्होंने हर किस्म की तकरीबात और तफरीहात में हिस्सा भी लिया। तबीयत चूँकि मौजू थी, यानी हर किस्म का हुनर गुर जानते थे, शौक़ मिजाज थे, इसलिए इसी हवाले से देखा जाए तो उन्होंने शायरी भी शुरू कर दी। इसके अलावा इनकी शख्सी खूबियों के हवाले से बात करते हैं तो नज़ीर जो हैं वो कनात पसंद, सूफ़ी मंश यानी सूफ़ी तबीयत रखने वाले और बेपरवाह तबीयत के मालिक इंसान थे। सारी उम्र मुअल्लिमी का पेशा यानी पढ़ने पढ़ाने के साथ मंसूब रहे, यही पेशा इन्होंने इख्तियार किया। और इनकी ये एक और अहम खूबी कि किसी भी नवाब या बादशाह के दरबार से ये वाबस्ता नहीं हुए थे। अवध और भरतपुर के हुक्मरानों ने इनको बहुत दावतनामे भेजे, लेकिन नज़ीर ने इनके वो दावतनामे कबूल नहीं किए और उनकी मुलाजमत को भी कबूल नहीं किया। उनकी शायरी जो है महज़ तख़य्युल की शायरी नहीं, यानी महज़ तसव्वुराती तख़य्युलाती शायरी नहीं है, बल्कि उन्होंने जो कुछ भी देखा वही अपनी शायरी का मौजू बनाया, यानी बनावटी भी नहीं है और अपने आप से भी नहीं किए गए मौज़ूआत पर उन्होंने बात की, बल्कि जो देखा वही बयान किया। और उन्होंने एक तरफ अपनी शायरी में दिल्ली के मेलों ठेलों, तफरीहात, खेल तमाशों और मजहबी तकरीब को अपनी शायरी का मौजू भी बनाया, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो इखलाकी मज़ामीन और तसव्वुफ़ के हवाले से भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा। उनकी शायरी की एक और अहम खूबी जो है वो है मतलब अवामी मसाइल, यानी वो अवामी ख़यालात की तर्जुमानी जो है वो भी इनकी शायरी में मिलती है। जैसा कि इन्होंने बहुत सारी ऐसी नज़में लिखी जिनके उन्वानात से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अवामी शायर थे। अवामी मसाइल को इन्होंने अपने कलाम में लिखा। तो इनकी जो अहम कलाम है या नज़में हैं उनमें फ़िक्र आटे दाल का, रुपए की फ़िलासफ़ी, रोटी नामा, आदमी नामा, मुफ़लिसी वग़ैरह जो हैं ये इनकी नज़मों में शामिल हैं। फिर हम देखते हैं अब इनके कलाम की खूबियाँ। नज़ीर अकबर आबादी जो है नज़म में एक नए तर्ज़ और नए अंदाज़ के मौजद थे, यानी बानी थे। वो पुरगो शायर थे। उनकी नज़मों में मौसीकियत, रवानी, जुज़ियात निगारी और मंज़र निगारी जो है वो हमें दिखाई देती है और मुश्किल और अदक काफ़िये बाँधने में इन्हें बहुत कमाल हासिल था। उनके कलाम में मज़हबी रंग भी मौजूद है। अनबिया कराम और बुज़ुर्गान दीन से अक़ीदत उनकी शायरी में हमें मिलेगी, मौजूद है बल्कि। और नज़ीर अकबर अलाहाबादी ने तवील उम्र पाई। और इसके अलावा इनके कलाम की खूबियों को देखा जाए तो अंदाज़े नगारिश पे अगर बात करें हम, तो नज़ीर को उर्दू अदब के पहले अवामी शायर का दर्जा हासिल है जिन्होंने शायरी का रुख गुलगुल और बुलबुल से हटाकर मुआशरे की तरफ मोड़ा। इसलिए इनकी शायरी की अहम खुसूसियात में से एक अवामी शायरी,
عوامی زبان و بیان، عوامی مسائل کا بیان ہے، اور ان کے کلام کی خصوصیات کا جو ہے مزید جائزہ لیا جائے تو ذخیرہ الفاظ کے اوپر بات کریں تو نذیر ایک قادر الکلام یعنی اپنے کلام پہ مہارت رکھنے والے شاعر تھے، اور انہوں نے عمر کا بیشتر حصہ عوام کے بیچ گزارا۔ وہ عربی، فارسی اور اردو کے ساتھ ساتھ مقامی زبانوں پر بھی عبور رکھتے تھے، اس لیے ان کی شاعری میں ہر طرح کے الفاظ کا استعمال ہمیں نظر آتا ہے، اور مقامی زبان کے الفاظ کو وہ دیگر زبانوں کی نسبت زیادہ برتتے ہیں، جس سے ان کے عوامی شاعر ہونے کی ایک خوبی پتہ چلتی ہے۔ پھر عوامی مضامین کے اوپر ہم نے بات کی کہ عوامی مضامین کے اوپر انہوں نے بہت سارا کلام لکھا۔ پھر اخلاقی مضامین پہ بات کریں تو نذیر ویسے تو بڑے آزادانہ شخصیت کے مالک شاعر تھے، مگر ان کی نظموں میں اخلاقی پہلو پر بھی لکھی گئی بہت ساری نظمیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور کئی جگہ تو وہ اس قدر اخلاق سے جڑ جاتے ہیں کہ لگنے لگتا ہے کہ وہ کوئی معلم اخلاق کا روپ دھار گئے ہیں، مگر اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، بلکہ حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے کہ جس کی وجہ سے ایسے مضامین ان کو لکھنے پڑے یا ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پھر منظر کشی پہ بات کی جائے تو نذیر اکبر آبادی کو اس فن میں تو ید طولہ حاصل تھی، وہ الفاظ کے ذریعے ایسی منظر کشی کرتے تھے کہ جب کچھ نظموں سے ابھر کر آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا، یعنی سارا کچھ جو نظم کے اندر وہ لکھتے تھے وہ سارے مناظر ایسا لگتا تھا کہ جیسے پڑھنے والا خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، یعنی وہ ایسے الفاظ سے نقشہ کھینچ کر رکھ دیتے تھے کہ جو سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو ملتے تھے۔ پھر ان کے مجموعہ کلام کی بات کی جائے تو ان کا جو پورا کلام ہے وہ کلیات نذیر اکبر آبادی میں شائع ہو چکا ہے، اور ان کی وفات کے حوالے سے تو ہم نے پہلے ہی بات کی، کافی زیادہ طویل عمر انہوں نے پائی اور آخری عمر میں فالج میں مبتلا ہوئے، اور اسی مرض میں انہوں نے 1830 میں وفات پائی۔ تو عزیز سامعین، یہ مختصر سا تعارف تھا نذیر اکبر آبادی کا۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ہم ان کی تحریر کردہ نظم جو ہمارے نصاب کا حصہ ہے شعر اشوب وہ بھی پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے لیکچر میں حالات زندگی کے ساتھ کے بعد ہم شعر اشوب کا جائزہ لیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔